शुरुआत करना चाहूंगा। तो ये हमेशा एक परफेक्ट क्वेश्चन रहता है कि मैं किस तरीके से सक्सेशन प्लानिंग करूं। क्या एक एचयूएफ के अंदर प्रॉपर्टी लूं, नहीं, या विल बनाऊं, या कोई प्राइवेट ट्रस्ट बनाऊं, या एक कंपनी बना लूं। किस तरीके से सक्सेशन प्लानिंग करना, इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। ये हर सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, हर परिवार की फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिफर करेगा, एक कल्चर सोसाइटी से भी बहुत सारा डिफरेंस होता है। जैसे एक अगर सामान्य गरीब परिवार देखें, हमारे यहाँ सामान्य परिवार देखें, संस्कारी परिवार देखें, तो हो सकता है उसके अंदर परिवार के बुजुर्ग का मान सम्मान होता हो, तो वहां प्रॉपर्टी को लेके झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग है उसने अगर जो कह दिया, उसके अंदर जो फेयरनेस है, तो वो लोग सब लोग अपने आप एग्री कर जाते हैं, तो कई झगड़े नहीं होते। वर्तमान में भी आप सब लोगों ने देखा होगा, कुछ सालों पहले कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि अरे वो फलानी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है, ये इस कंपनी में डायरेक्टर है। पर बाद में जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद में इनकम टैक्स के नोटिस उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जाने लगे, ईडी, इवन इनकम टैक्स के सर्च भी जो है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उसके यहाँ होने लगी, तो लोग इससे दूर भागने लगे। अब ये कहा जाता है कि जब तक कोई बड़ा, कोई अनुभवी नहीं हो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभवी की हम सबको जरूरत है, पर जब ये सारी लाइबिलिटीज कंपनी लॉ के अंदर कॉम्प्लिकेट होने लगी, तो अनुभवी लोग अपने आप को दूर करने लगे कि कहीं कोई लाइबिलिटी नहीं आ जाए। तो इसलिए फिर जो प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, जो बिजनेस की प्लानिंग है, इसमें भी टू टायर स्ट्रक्चर बनाने लग गए लोग। कि जैसे एक जो होता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके ऊपर एक बना दिया एडवाइजरी बोर्ड। एक टू स्ट्रक्चर प्लानिंग इस तरीके से की जाने लगी। कई कंपनियों के अंदर हमने सीईओ सुना होगा। सीईओ पहले होता था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब एक नए सीईओ की जरूरत कंपनी में पड़ने लग गई, चीफ इमोशनल ऑफिसर। क्योंकि ये सारी सक्सेशन प्लानिंग से रिलेटेड, फैमिली बिजनेसेस की प्लानिंग, इन सबको कैसे करना, आगे बढ़ाना, ये सब के लिए जो इमोशनल क्वोशंट है, ये वापस आते जा रहा है। एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने श्री बंसी मेहता साहब के साथ बहुत काम किया है। बंसी मेहता साहब जो है हमारे इंस्टीट्यूट के पास प्रेसिडेंट रहे हैं। एक केस में उनको आर्बिट्रेशन का मौका मिला था, और आर्बिट्रेटर उस समय थे कमल नयन बजाज साहब, जो बजाज ऑटो के फाउंडर रहे हैं। तो कमल नयन बजाज साहब उसमें आर्बिट्रेटर थे। एक बार जब केस हो गया, हर्ड हो गया, अवार्ड आ गया, उसके बाद बंसी भाई ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और उसी ट्रेन में उन्हीं के ऊपर वाली बर्थ पे कमल नयन बजाज जी थे। तो उन्होंने कमल नयन बजाज साहब से कहा कि सर, मैं इस केस में था और आपके सामने आप आर्बिट्रेटर थे, और मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। कमल नयन बजाज साहब ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया बंसी भाई से, तो भैया दोनों पार्टी नाराज तो है ना? बंसी भाई आश्चर्य में आ गए कि सर दोनों पार्टी नाराज क्यों, आपने तो बहुत अच्छा जजमेंट दिया। बोले नहीं, अगर मेरे आर्बिट्रेशन अवार्ड से जब तक दोनों पार्टी नाराज नहीं होगी, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि मैंने न्याय किया है। ये होती है फेयरनेस, कि दोनों पार्टी अगर अग्रीव्ड हो कि नहीं, हमको ज्यादा मिलना चाहिए था, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम मिला, तब ये माना जा सकता है कि न्याय हुआ है। तो ऐसे पीड़ व्यक्ति की बहुत जरूरत हमारे यहाँ रहती है। जब इस तरीके का कोई पीड़ व्यक्ति हमारे फैमिली की बंटवारे करता था, पंच लोग बैठते थे, तब सब चीजें सही होती थी। पर और ये जो न्याय को, जो इस तरीके के स्ट्रेटेजी थी, इन्हीं सबको कोडिफाई करके तो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट बना है, जिसके तहत होता है। अब हम बात करें कि सक्सेशन प्लानिंग की, एस्टेट प्लानिंग की जरूरत क्या है, तो इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है। इतिहास के पन्नों में अगर हम देखने जाएंगे, तो सबसे पहला जो झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था, वो हमारे शास्त्र में, हिंदुस्तान में, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा शास्त्र जिसे कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा श्लोक हैं, लगभग 45,000 के आसपास के श्लोक हैं, जिसे लिखा स्वयं गणपति जी ने है, और कलम गणपति जी की है, गणेश जी की, और जिसके जो वक्ता हैं वो वेद व्यास जी रहे। ऐसा महाभारत अपने आप में सक्सेशन प्लानिंग हुए युद्ध को लेकर सबसे बड़ी सीख देता है। इम्प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग, जो पांडव थे, पांडव और धृतराष्ट्र के कौरवों में जो विवाद हुआ, इतना महायुद्ध हुआ, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जो कहा जाता है, वो एक फैमिली के सक्सेशन प्लानिंग को लेके ही था।
और ये प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं होने से जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था हस्तिनापुर का, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो महाभारत से हमें सबसे पहली सीख मिलती है। इसके बाद अगर वर्तमान काल की भी हम बात करें तो भूषण ग्रुप के अंदर सक्सेशन प्लानिंग का युद्ध शुरू हुआ एक पिता और अपने पुत्रों के युद्ध के अंदर। उस भूषण ग्रुप की 1 बिलियन यूएस डॉलर की जो वैल्यूएशन थी वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुई थी। इसी प्रकार से मोदी ग्रुप, हम सब जानते हैं जीपी मोदी जी का बहुत बड़ा ग्रुप था, गॉडफ्रे फिलिप्स और कई सारे एंटिटीज हैं, उनमें भी सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुई तो पूरी जो ग्रुप की ग्रोथ होनी थी वो नहीं हुई, बंटवारे हो गए। और उसके बाद में जब उन्होंने सेकेंड लेवल पे सक्सेशन प्लानिंग करी तो 10 वर्षों के अंदर ही वापस उनकी एंटिटी प्रॉपर काम करने लगी। इसके बाद डाबर ग्रुप और रेनबेक्सी एक सक्सेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है कि डाबर ग्रुप के अंदर भी उन्होंने प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग की थी। रेनबेक्सी के अंदर भी जो उनके चेयरमैन थे परविंदर सिंह जी, वो अपने डिवाइस होने के पहले एक प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर करके गए थे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी लेके आ गए थे। तो उस वजह से इन एंटिटीज की ग्रोथ प्रॉपर रही, इन एंटिटीज की जो ग्रोथ खत्म होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो सक्सेशन प्लानिंग का एग्जाम्पल है वो मफतलाल ग्रुप है। मफतलाल ग्रुप के अंदर आप सोचे कहां कहां और क्या क्या नहीं किया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सक्सेशन प्लानिंग जब उन्होंने की तो वो अपने आप में मैच हो गई। इसलिए सक्सेशन प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए और सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। आप देखेंगे मफतलाल ग्रुप में उनकी बेटी ने सेक्स ऑपरेशन करा के बेटा बन गई और फिर प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम्स किए। तो किस लेवल के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जितनी संपत्ति होती है, तो उसलिए क्लियर कट सक्सेशन प्लानिंग होना जरूरी है। और ये सक्सेशन प्लानिंग हमारे क्लाइंट्स की हो हमारी हो, ये इंश्योर करने की जवाबदारी हम प्रोफेशनल्स की है, क्योंकि हमारा क्लाइंट हमें ये जानता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो हमारा टैक्स कंसल्टेंट रहता है, उसको ये मानता है कि वो हमारे घर का व्यक्ति है। क्या होता है, ये जो सक्सेशन प्लानिंग जैसे मैटर्स है ये हर किसी से शेयर भी नहीं किए जा सकते और हर किसी पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो घर का व्यक्ति माना जाता है या टैक्स कंसल्टेंट है, वकील है, जो हमारे रोजमर्रा के हमारे ऊपर विश्वास है, इसलिए ये सर्विस प्रोवाइड करना हमारे ऊपर दुगनी जवाबदारी है। अब ये तो सक्सेशन प्लानिंग के हमने बेनिफिट देखे। अब सक्सेशन लॉ क्या है, कैसे होता है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। एक व्यक्ति जब निधन पामता है, जब वो एक्सपायर होता है, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो उसने विल बनाई है, विल नहीं बनाई। अगर विल नहीं बनाई तो फिर उसमें देखेंगे कि उसका धर्म क्या है, उसके ऊपर कौन से कानून एप्लीकेबल है। अगर किसी की विल नहीं है, वो हिंदू है, जैन है या सिख है, तो उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है। अगर वो मुस्लिम है तो उसके ऊपर शरीयत लॉ लगता है। और अगर वो क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू है तो इनके लिए इनके रिलीजियस एक्ट नहीं होते हुए एक इंडियन सक्सेशन एक्ट है। इसके ठीक विपरीत अगर विल बनाई है तो हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, सिख और जैन, इन सब के लिए कॉमन इंडियन सक्सेशन एक्ट है और मुस्लिम्स के लिए शरीयत लॉ है। ये सब कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हो पाया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए तो हमें इतने अलग अलग प्रकार के अलग अलग कानूनों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक सिंपल कानून रहेगा जो सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, तो जिस प्रकार से इंडियन सक्सेशन एक्ट है वैसा एक कॉमन लॉ बनाया जा सकता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देखने मिल जाए। तो ये कुल मिला के एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक व्यक्ति अगर बिना विल के मरता है तो अलग कानून उसके ऊपर लगते हैं, पर अगर उसने विल लिख दी है तो फिर एक कॉमन लॉ उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट का लगता है, जो एक बहुत क्लियर लॉ है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे इंटरस्टेट सक्सेशन, मतलब एक आदमी जिसका निधन हो गया है बिना विल बनाए, तो उस केस में कैसे सक्सेशन होता है, कैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये एक इवॉल्विंग लॉ है, जिसका मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले 1956 के पहले जो कानून हुआ करता था, बहुत सारे कस्टम्स कन्वेंशन हुआ करते थे। फिर 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। इस हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के बाद में पुराने जितने कस्टम्स कन्वेंशन थे सब खत्म हो गए। पर
आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जो 1956 के पहले के कस्टम कन्वेंशन खत्म हो चुके हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा, हम आज हम 2021 में आज भी कई ऐसे मिथ्स हैं हमारे मन में जो 1956 के पुराना लॉ था, पर हमें लग रहा है कि आज भी वही लॉ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम इस तरीके के कई सारे भ्रम और भ्रांतियों का निराकरण करना चाहेंगे। तो इंटरस्टेट सक्सेशन 1956 में कुछ और था, फिर 9 सितंबर 2005 के अंदर जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसके अंदर एक और बड़ा बदलाव आया, जिसमें हमारे यहाँ की जो बेटियां थी उनको राइट दे दिए गए, उनके राइट बढ़ा दिए गए। तो इससे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर चेंज हुआ है, और इसके बाद कोर्ट से कई सारे लॉ चेंजेस होते रहे, तो उसको भी हम कुल मिला के एक पार्लियामेंट्री लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस जज मेड लॉ, इन दोनों को साथ में पढ़ते हुए आज के समय में क्या प्रॉपर लीगल पोजीशन है उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले, अगर कोई हिंदू पुरुष है, उसका निधन हुआ है, उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, तो ये कैसे बटेगी? इसमें बहुत क्लियर चीज है। सबसे पहले वो उसके क्लास 1 लीगल हेयर्स के अंदर बटेगी इक्वली। जितने भी क्लास 1 के लीगल हेयर्स हैं उनके अंदर आपस में बढ़ जाएगी। पर अगर जो व्यक्ति जिसका निधन हुआ है उसका एक भी क्लास 1 लीगल हेयर नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर क्लास 2 लीगल हेयर देखेंगे। क्लास 2 लीगल हेयर में जो भी होगा उसमें लेफ्ट टू राइट चलेगा, जो भी व्यक्ति होगा उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पर दुर्भाग्यवश मान ले कि किसी का क्लास 1 लीगल हेयर भी नहीं है और क्लास 2 लीगल हेयर भी नहीं है, जब दोनों ही नहीं है तो क्या होगा? तो फिर इसमें आता है एग्नेट। इसका मतलब उस व्यक्ति के पिता और उसके रिश्तेदारों, पिता और उसके रिश्तेदार, पहले ये प्रॉपर्टी उन लोगों को मिलेगी अगर क्लास 1 भी नहीं है, क्लास 2 भी नहीं है। अब मान लीजिए कि उसके एग्नेट्स भी नहीं है, पिता की तरफ से भी कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब उसकी माता या माता की तरफ के रिश्तेदार, जैसे मामा, नाना, उसकी मौसी, मामी, ये सब जो रिश्तेदार हैं ये कॉग्नेट में आएंगे। एग्नेट में कौन आएंगे? चाचा, ताऊ, दादा, चाचा का बेटा, बुआ, ये सब एग्नेट में आएंगे। और मामा, नाना, नानी, मामी, मौसी, ये सब कॉग्नेट के अंदर आएंगे। अब इमेजिन करिए कि किसी व्यक्ति के ना क्लास 1 हेयर है, ना क्लास 2 हेयर है, ना पिता की तरफ कोई है, ना माता की तरफ कोई नहीं, जिसका कोई नहीं, तो फिर उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए हमारी भारत सरकार है, ये सारा पैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन कहलाता है एस्चीट, जिसके हिसाब से अगर उसका क्लास 1, क्लास 2 लीगल हेयर, एग्नेट, कॉग्नेट चारों ही नहीं है, तो उसकी संपत्ति ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एस्चीट आर्टिकल के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में वेस्ट हो जाएगी। उस संपत्ति की मालिक भारत सरकार होगी। तो ये हमने हायरार्की पढ़ ली कि अगर क्लास 1 लीगल है उनमें बढ़ जाएगी, काम खत्म, पैसा जम। क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2 में जाना है, क्लास 2 नहीं है तो एग्नेट, वो भी नहीं है तो कॉग्नेट, और फिर गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये पूरी हायरार्की है जो हमें समझना है। अब आगे हम जानना चाहेंगे कि क्लास 1 कौन है। क्लास 1 में सबसे पहले ये चीज समझ लें कि जो भी व्यक्ति का निधन हुआ है, पर्सन हु इज डिसीज्ड, उसकी संपत्ति जब बटेगी तो वो बटेगी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मतलब ये उस व्यक्ति की जो संपत्ति अपने बेटे को मिली, अगर किसी व्यक्ति को उसके दादा से संपत्ति उसके पिताजी को और पिताजी से उस व्यक्ति को आई थी और उसका निधन हो गया और उसकी संपत्ति जो उसके क्लास 1 लीगल हेयर्स को मिल रही है, तो वो संपत्ति उनको डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी की हो जाएगी। वो पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी, उसको मानेंगे कि इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको हस्तांतरित हुई। और ये कैसे बटेगी? तो इक्वल शेयर में बटेगी। जैसे सबसे पहले जो क्लास 1 लीगल हेयर होते हैं वो होती है उस व्यक्ति की वाइफ, उसके बच्चे और उसकी माता। कोई व्यक्ति का निधन हुआ है तो उसके पिताजी को संपत्ति क्लास 1 लीगल हेयर में नहीं मिलेगी। क्लास 1 लीगल हेयर में कौन रहेंगे? तो उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसकी मदर।
अब अगर 4 लोग हैं, उसकी माता जी भी है, उसकी विधवा पत्नी है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है, तो चारों को 25-25% संपत्ति मिल जाएगी। पर अगर बेटा शादी के पहले ही एक्सपायर हो गया तो फिर 3 ही लोगों में संपत्ति बटेगी, 1/3 1/3 1/3। अब यहाँ पर बेटी शादी के पहले एक्सपायर हो गई तो फिर माता जी और बेटे, केवल इन 3 लोगों में संपत्ति बटेगी, अदरवाइज नहीं बटेगी। अब अगर माता जी नहीं रही तो फिर उसकी पत्नी, उसके बच्चों में संपत्ति इक्वल बटेगी। माता जी की संपत्ति फिर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। विडो, उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई तो पत्नी के इसमें नहीं देखेंगे, सन और डॉटर। अब जब ये केस होता है तो फिर अलग कॉम्प्लिकेशन राइज होती हैं कि बच्चे एक्सपायर हो गए पर शादी के बाद एक्सपायर हो गए, तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए एक अगला चार्ट मैंने आपके सामने दिया है। क्लास 1 लीगल हेयर में 16 रिश्तेदार माने जाते हैं। ये 16 रिश्तेदार कौन होंगे? तो अगर एक व्यक्ति जो एक्सपायर हुआ, उसकी माता जी, आप ऊपर देख सकते हैं माता जी दिख रही है, अगर वो जीवित है तो उनको संपत्ति मिलेगी। उसकी पत्नी, अगर उसकी पत्नी जीवित है तो वो क्लास 1 लीगल हेयर है। उसके बेटा बेटी थे, अगर ये जिंदा है तो ये क्लास 1 लीगल हेयर हो गए। यहाँ पर मान लीजिए कि उसका जो बेटा था वह अब नहीं है। अगर ये बेटा नहीं है तो फिर ये संपत्ति का क्या होगा? तो उस केस में उसकी जो विधवा है, मतलब जो पर्सन मर गया, उसकी बहू, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। उसका जो पोता और पोती है उनको भी ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अब एक लेवल और आगे हम समझे, अब कोई बेचारा व्यक्ति जिसके दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हुई है, उसका बेटा पहले ही मर चुका था तो उसकी संपत्ति उसके पोते को मिलती। पर अगर वो इतना दुर्भाग्यशाली है कि उसका पोता भी मर गया, उसका बेटा भी नहीं है, उसका पोता भी नहीं है, तो पोते की पत्नी को ये संपत्ति मिलेगी और उसके पड़पोते को और उसकी पड़पोती को। ये तो हो गए क्लास 1 लीगल हेयर। बेटा, पोता, पड़पोता और पड़पोती, बहू और बेटे की बहू, पोत बहू। तो ये तो एक साइड हुआ। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति का बेटा एक्सपायर हो चुका है उसके पहले, तो उसकी पोती को संपत्ति मिलेगी। अब इमेजिन करें दुर्भाग्य से कि कोई व्यक्ति है, उसका बेटा भी नहीं है, उसकी पोती भी नहीं है, तो उसकी पंकज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। सबको अनम्यूट कर दिया तो आप भी म्यूट हो गए। पंकज जी, आपको अनम्यूट कर लो। हाँ जी, अब क्लियर है सर? हाँ हाँ, हाँ, तो हम यहाँ देख रहे थे, तो बेटा हो 10-20 गया। सेकंड गया है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। बेटा हो गया, पोता हो गया, पड़पोता हो गया, पड़पोती हो गई, फिर पोती हो गई। और पोती भी अगर नहीं है जीवित, पोती दादा से पहले चली गई है, तो उसकी पोती की बेटी जो है वो क्लास 1 लीगल हेयर है। पोती का बेटा यहाँ पर नहीं है। क्लास 1 लीगल हेयर में 16 नाम, 16 आइटम दे रखे हैं, तो इसको ध्यान से, ये चार्ट को ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ हम बात करें, ये तो बेटे की हो गई पूरी। अब कोई व्यक्ति जो एक्सपायर हुआ है, उसकी बेटी एक्सपायर हो गई उसके पहले ही, तो उसकी बेटी नहीं है, तो उसका नवासा और नवासी उसके क्लास 1 लीगल हेयर होंगे। अब इमेजिन करिए कि उसका नवासा भी एक्सपायर हो गया उस व्यक्ति के पहले, तो फिर क्लास 1 लीगल हेयर होगा उस नवासे की बेटी। इसके दूसरी तरफ जाएं तो अगर उसकी नवासी है और नवासी एक्सपायर हो गई, बेटी भी नहीं है, यहां पर हम देखेंगे जो सबसे पहले आएगा साइकिल के अंदर, अगर वो जीवित है तो नीचे कहीं भी ये क्लास 1 में नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखें कि अगर बेटी एक्सपायर हो गई, उसकी नवासी है, नवासी भी एक्सपायर हो गई, तो नवासी के बेटे और बेटी दोनों को लीगल हेयर क्लास 1 का माना गया है। तो ये आप चार्ट के थ्रू देखें, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, पड़पोता, पड़पोती, पोती की बेटी, नवासे की बेटी, नवासी की बेटा और बेटी,
ये क्लास 1 लीगल हेयर कुल मिला के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और इसमें बेटे की अगर वाइफ है, जो बेटा एक्सपायर हो चुका है तो बहू है, विधवा बहू है, वो क्लास 1 लीगल हेयर में आएगी। और विधवा पोत बहू है, वो क्लास 1 लीगल हेयर में आएगी। बेटी का हस्बैंड क्लास 1 लीगल हेयर में नहीं आता। पोती का हस्बैंड, नवासी का हस्बैंड, ये क्लास 1 लीगल हेयर में नहीं आते। तो ये क्लास 1 लीगल हेयर का मैंने आपके सामने एक चार्ट दे रखा है। इसके ऊपर आगे हम कुछ केस स्टडी जब डील करेंगे तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्लास 2 लीगल हेयर की बात करें हम, तो क्लास 2 लीगल हेयर में अगर उसके फादर जीवित हैं, क्लास 1 में हमने देखा कि मदर को शेयर मिल रहा था, फादर को नहीं मिल रहा था। अब क्लास 2 में फादर आता है, अगर फादर जीवित है तो फादर को मिल जाएगा। फादर नहीं है तो सिबलिंग, भाई बहन, उनको मिलेगा। अगर सिबलिंग भी नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है तो पेरेंट्स के सिबलिंग जो है उनके अंदर ये संपत्ति बटेगी। अब इमेजिन करिए कि क्लास 2 में भी कोई लीगल हेयर नहीं है, फिर क्या होगा? एग्नेट, मतलब इसके पिताजी से रिलेटेड जो भी हैं, तो चाचा हो गया, चाची हो गई, उसकी बुआ हो गई, या चाचा का बेटा हो गया। अगर किसी व्यक्ति के आगे पीछे कोई नहीं है तो चाचा का बेटा हुआ, या इस तरीके से जो पिताजी से संबंधित है उनको संपत्ति बटेगी। और अगर पिताजी की तरफ भी कोई नहीं है तो माता की तरफ देखेंगे, उसकी मदर के रिलेटिव, जैसे उसके मामा हो गए, मामा का बेटा, मामा की बेटी अगर कोई जीवित है तो उनके अंदर ये संपत्ति बटेगी। तो ये हो गए कॉग्नेट। और अगर ये कोई भी नहीं है तो फिर शीट का जो प्रोविजन मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संपत्ति चली जाएगी। राइट सर, आवाज क्लियर है सर? अब हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अपने माइक म्यूट कर सकते हैं, मेरी जो केस स्टडी रहेगी। अब एक व्यक्ति, इस केस में आपके सामने देखिए, एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ है और उसके पीछे परिवार में इतने लोग हैं, उसकी माँ है, उसके पिताजी है, उसकी पत्नी है, बेटा है, बेटी है और बहू है। तो अब आपसे सवाल है कि इसमें से संपत्ति किस किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। आप चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं या अनम्यूट भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। यहाँ पर उसकी माँ है, पिता है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है और बहू है। बहू। इसमें से क्लास 1 लीगल हेयर कौन कौन रहेंगे? माँ, पत्नी, बेटा, बेटी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो माता जी क्लास 1 लीगल हेयर है, पिता क्लास 1 लीगल हेयर नहीं है, पिता क्लास 2 में जाते हैं। पत्नी, विधवा पत्नी बिल्कुल है, बेटा बिल्कुल है, बेटी बिल्कुल है। पर क्योंकि बेटा जिंदा है इसलिए बहू उसकी लीगल हेयर में, क्लास 1 लीगल हेयर में नहीं आई। राइट, तो यहाँ पर 4 लोग जीवित हैं, तो 25-25% प्रॉपर्टी इन चारों के अंदर बढ़ जाएगी क्लास 1 लीगल हेयर मान। देन है, अब एक दूसरा आपके साथ मैं केस में ले रहा हूं। एक व्यक्ति है जो एक्सपायर हो गया, पुरुष की पत्नी जिंदा है, उसके भाई जिंदा है, उसकी बहन जिंदा है, उसकी विधवा बहू जिंदा है, उसका बेटा मर चुका है, और स्वर्गवासी बेटी का बेटा मतलब नवासा भी जिंदा है। तो अब ये प्रॉपर्टी किस किसको मिलेगी? क्लास 1 लीगल हेयर कौन कौन होंगे? चैट बॉक्स में अपने अपने जवाब आप लोग दे सकते हैं। अब आंसर आपके सामने है। उसकी पत्नी जो है वो क्लास 1 लीगल हेयर है, भाई और बहन सिबलिंग्स हैं वो क्लास 2 में आते हैं। तो जब तक क्लास 1 में कोई भी है, अगर पत्नी अकेली जिंदा होती तो पूरी प्रॉपर्टी क्लास 1 में पत्नी को मिल जाती। अब यहाँ पर क्लास 1 में पत्नी आएगी, उसका बेटा नहीं है तो उसकी विधवा बहू, वो भी क्लास 1 लीगल हेयर है, और उसका नवासा, उसकी बेटी जिंदा होती तो बेटी को मिलता, बेटी नहीं है तो बेटी का जो बेटा है नवासा वो भी क्लास 1 लीगल हेयर में है।
तो अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ है और उसके परिवार में इतने लोग हैं तो उसमें से पत्नी को मिलेगा 1/3, बहू को मिलेगा और नवासे को मिलेगा 1/3। तो इसके 3 हिस्से होंगे, भाई और बहन को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से इससे आपको एग्जाम्पल से क्लास 1 लीगल हेयर क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी सिचुएशन, अब किसी व्यक्ति की ना पत्नी है ना माँ है, ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति की शादी के पहले ही वो एक्सपायर हो गया, विवाह पूर्व एक्सपायर हो गया और उसकी मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है। तो अब इस केस में ये संपत्ति किस किस को मिलेगी? उसका भाई है, उसकी बहन है, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और नाना जी हैं। तो अब ये संपत्ति किस किस को बटेगी? तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, क्योंकि उसके भाई हैं और बहन है तो नाना के ऊपर जाने का वही नहीं आएगा। नाना जो टेबल है उसके अंदर तीसरे आयाम पे आते हैं। तो सिबलिंग्स क्योंकि पहले आ गए, सिबलिंग्स के बाद ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, इसलिए नाना का शेयर नहीं रहेगा। 2 भाई 2 बहन है तो 25-25% 4 हिस्से प्रॉपर्टी के हो जाएंगे। ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। चौथा केस, अब ये एक इंटरेस्टिंग केस है। अब कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ है, उसके आसपास कोई नहीं है, शादी के पहले एक्सपायर हो गया, बड़ी उम्र में हुआ है। आज के समय में केवल उसके मामा का एक बेटा जिंदा है और एक चाचा की बेटी जिंदा है। तो अब इसमें किसको शेयर मिलेगा? एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि पहले एग्नेट को देखा जाता है तो पिताजी की तरफ से रिलेशन चाचा की बेटी है तो उनको शेयर मिलेगा, और क्योंकि चाचा की बेटी है इसलिए एग्नेट को मिल गया तो कॉग्नेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चाचा की बेटी को शेयर मिल जाएगा, पूरी की पूरी संपत्ति उनको मिल जाएगी। देन ये तो हुआ कुछ केस स्टडीज। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं, अगर किसी का सौतेला बेटा है तो क्या वो क्लास 1 लीगल हेयर है? क्योंकि बेटा लीगल हेयर होता है, पर सौतेला बेटा अगर है किसी का, क्या वो भी लीगल हेयर क्लास 1 का मानेंगे? तो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये आता है कि इनकम टैक्स एक्ट में चाइल्ड वुड इंक्लूड स्टेप एंड अडॉप्टेड चाइल्ड बोथ, पर हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऐसा नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से या तो उसका स्वयं का बेटा हो, नेचुरल बॉर्न सन हो, उसका सगा बेटा हो, या तो गोद लिया हुआ बेटा हो, उसी को बेटा मानेंगे, उसी को संपत्ति क्लास 1 लीगल हेयर में मिलेगी। अगर वो उसका सौतेला बेटा है, अगर एक व्यक्ति की शादी किसी महिला से हुई जिसका पिछली शादी से एक बेटा था, वो विधवा थी, उससे शादी हुई, तो उसके जो पिछली शादी से बेटा था वो इस व्यक्ति का स्टेप सन है, पर वो क्लास 1 लीगल हेयर के अंदर कंसिडर नहीं होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के। राइट। देन अब हम बात करें तो पुरुषों की बात हुई। अगर कोई फीमेल इंटरस्टेट डाई हुई है, किसी महिला की मृत्यु हुई है, तो सबसे पहले तो उसके केस में कैसे डिवीजन होगा? तो उसका बेटा, उसकी बेटी और यहाँ पर हस्बैंड, वो क्लास 1 उसको सबसे पहले मिलेगा। इसके बाद में अगर बेटा भी जिंदा नहीं है, बेटी भी जिंदा नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है, तो हस्बैंड के रिलेटिव। पंकज जी आप अपने आप को वापस अनम्यूट करो। राइट सर, अब क्लियर है? हाँ 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 पंकज जी, यस। ठीक है। तो अब यहाँ हम देखें कि सन, डॉटर, हस्बैंड तीनों ही नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटा भी नहीं जिंदा है, बेटी भी जिंदा नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है। तो हस्बैंड के जो रिश्तेदार हैं, देवर हुआ या ननंद हुई, उनको मिल जाएगा। अब अगर हस्बैंड के साइड से भी कोई रिश्तेदार नहीं है तो फिर जो महिला एक्सपायर हुई है उसके पिताजी और माताजी, अगर वो भी नहीं है तो उसके पिता के रिश्तेदार, और वो भी नहीं है तो उसके माता के रिश्तेदार। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से निकल आएगा, और जिसका कोई नहीं उसकी भारत सरकार है ही, तो भारत सरकार को मिल जाएगा। अब इसके लिए फीमेल इंटरस्टेट में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहले तो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या है जो वो दे सकती है। तो उसको उसके पति से इनहेरिटेंस में मिल गई, पार्टीशन में मिली है, इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस, अगर किसी का डाइवोर्स हुआ इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस मिली है, गिफ्ट, या उसने खुद ने स्व अर्जित करी है, या कोई प्रॉपर्टी उसने खुद ने परचेज की है, तो ये सब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कही जाती है। इसके बाद फ्री टू डिस्पोज सच प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी कैसे डिस्पोज की जाएगी? तो उसकी स्व इच्छा से जैसे वो चाहे, विल करना चाहे, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को कैसे भी यूज कर सकते हैं। पर अगर किसी महिला का हस्बैंड एक्सपायर हुआ, अब हम एक केस में बात करें, साधु सिंह वर्सेस गुरुद्वारा साहिब नार के, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है।
इसमें हस्बैंड एक्सपायर हुआ, उसने लिख दिया कि मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ को मैं ये घर दे जा रहा हूं जिसमें वो जिंदगी भर रह सकेगी, और उसके बाद ये घर मेरे भतीजों का होगा। तो साधु सिंह के लिए उसने लिख दिया कि ये घर जो है मेरा भतीजा साधु सिंह है, इनका होगा। अब क्या हुआ कि वाइफ को बाद में साधु सिंह जी ने जो भी होगा अच्छे से रखा नहीं होगा, तो उसकी वाइफ ने जो है बोले मैं अपने भतीजों को नहीं देना चाहूंगी, ये घर में मैं रह रही हूँ, ये मेरा घर है, ये तो मैं गुरुद्वारे में दे दूंगी। अब उस वाइफ ने, जिसको लाइफ इंटरेस्ट मिला था, उसमें रहने का राइट मिला था जीवन भर, उसने अपना घर गुरुद्वारे को विल कर दिया। अब गुरुद्वारे को दे दिया, गुरुद्वारे ने पोजीशन ले लिया। बाद में साधु सिंह जी ने केस लगाया कि नहीं, ये तो हमारे चाचा जी का था, हमारे चाचा जी ने हमारे लिए लिखा था, चाची को तो रहने का अधिकार था, वो दान कर ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जामिन किया कि उस वुमेन जिसने ये गुरुद्वारे को लिखा, क्या उसका अधिकार था? तो ये उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ही नहीं थी, ये तो लाइफ इंटरेस्ट था, उसको केवल रहने का अधिकार था, इसके अलावा उसको बेचने का अधिकार या गिफ्ट करने का अधिकार नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं था, ये प्रॉपर्टी जो है केवल लाइफ इंटरेस्ट इसका दिया हुआ था उसको, इसलिए ये गुरुद्वारे को नहीं दे सकती, और साधु सिंह को उसका पोजीशन मिल गया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के द्वारा। तो इसलिए देखना जरूरी है कि उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो, उसका पूरा राइट हो, तभी वो प्रॉपर्टी डाइवोल्व कर सकती है, उसको डिस्पोज कर सकती है, अदरवाइज उसका लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड राइट रहता है। देन मूविंग अहेड, अब ये फ्री डिस्पोजल का एक्सेप्शन भी है कुछ। अगर कोई महिला एक्सपायर हो जाती है बिना विल लिखे और उसके कोई बच्चे नहीं है, फिर ये देखा जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी उसके पास है, ये उसके पिताजी से मिली थी या उसके हस्बैंड के तरफ से आई थी। अगर कोई महिला एक्सपायर हो गई बिना विल लिखे और उसके कोई बच्चे नहीं हैं, तब उसके पिताजी की तरफ से जो प्रॉपर्टी आई थी वो वापस उसके पिताजी के रिश्तेदारों में चली जाएगी। अगर उसके पिताजी नहीं है तो उसका भाई है, उसकी भाभी है, उन रिश्तेदारों में वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। पर अगर उसके हस्बैंड की तरफ से आई थी तो उसके हस्बैंड के जो रिश्तेदार, उसका देवर हुआ, ननद हुई, उन लोगों में प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर वो इंटरस्टेट एक्सपायर हुई है और उसके कोई बच्चे नहीं थे तब। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद अब कुछ एग्जांपल हम भी यहाँ लेंगे कि अगर कोई इंटरस्टेट फीमेल एक्सपायर हो गई, एक महिला एक्सपायर हो गई, उसके पीछे उसका हस्बैंड है, बेटा है, बेटी है, उसकी माँ है और बाप है, तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? क्या उसके माँ बाप को मिलेगी या नहीं मिलेगी? चैट बॉक्स के अंदर वापस आप लोग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां हम देखें तो उसके फीमेल के जो सबसे पहले हस्बैंड, सन, डॉटर, इनको मिलती है। मदर फादर का नंबर बाद में आता है, तो क्योंकि ये पहले तीनों जिंदा है तो मदर और फादर को कुछ नहीं मिलेगा, हस्बैंड, सन और डॉटर में प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। देन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया। एक फीमेल जो एक्सपायर हो गई, पर एक्सपायर होने के पहले उसका तलाक हो गया था उसके हस्बैंड से, तो उसका एक्स हस्बैंड जिंदा है, उसका मदर है और फादर जिंदा है। तो अब ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? हस्बैंड है तो क्या हस्बैंड को मिलेगी? नहीं, क्योंकि एक बार डाइवोर्स होता है तो सारे रिश्ते नाते सीवियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उस केस में मान लेंगे कि हस्बैंड है ही नहीं क्योंकि डाइवोर्स हो चुका है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी केवल उस महिला के मदर और फादर के पास जाएगी और उनके रिश्तेदारों में जाएगी। देन अब तीसरा केस, एक इंटरस्टेट फीमेल एक्सपायर हो गई, अब ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं, अब उसके केवल देवर जिंदा है और उसका ननंद का बेटा भतीजा जिंदा है, तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? ये प्रॉपर्टी ऐसे केस के अंदर केवल उसके देवर को मिलेगी, क्योंकि देवर के साथ अगर ननंद जिंदा होती तो उन दोनों में इक्वल बढ़ती, पर ये ननंद का बेटा है तो एक स्टेप नीचे आ गया, तो इसलिए केवल देवर को ये प्रॉपर्टी मिलेगी इंटरस्टेट फीमेल में। इस तरीके से ये बंटवारा होगा। एक चौथा और केस लॉ हम देख लेते हैं कि अगर एक इंटरस्टेट फीमेल है जिसे उसके पिताजी से घर मिला था और उसके कोई बच्चे नहीं हैं, और आज उसका पति है, उसके चाचा है, उसकी बुआ है और उसके ननंद है, तो अब ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? तो ऐसे केस के अंदर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसके पिताजी की तरफ से आई थी, तो उस महिला के चाचा, मतलब उसके पिताजी के भाई और उसके पिताजी की सिस्टर, बुआ, ये क्योंकि उसके
फैमिली में उसके पिताजी की तरफ से आई थी, मायके से आई थी, तो मायके के रिश्तेदारों को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके पति को भी नहीं मिलेगी, उसके ननद को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बच्चे नहीं है, राइट। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल से कई सारे जो इश्यूज थे ये क्लियर हो गए होंगे। अगर ये कोई भी रिश्तेदार नहीं है किसी का, तो गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी मिल जाती है, एस्टेट के प्रोविजन जो हमने देख लिए। अब अगर कोई व्यक्ति इंटरस्टेट एक्सपायर हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्योंकि विल में तो हमको मालूम है एग्जीक्यूटर हो जाते हैं, पर जहां विल नहीं है तो वहां पर फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां हमें अप्लाई करना पड़ेगा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इंटरस्टेट अगर कोई मर गया है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लीगल हेयर्स के नाम से इशू होगा। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, लिस्ट ऑफ ऑल लीगल हेयर्स लगेगी, वैल्यू ऑफ एस्टेट लगेगी, एप्लीकेशन लॉयर के थ्रू करना पड़ेगी, और उसके बाद कोर्ट जो है पब्लिक नोटिस इशू करके क्लेम मंगवाएगी और उसके बाद में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देंगी। तो इससे आपको समझ में आता है कि अगर कोई इंटरस्टेट एक्सपायर हो जाता है तो ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना कितना बड़ा झंझट है कोर्ट से जाके। इसलिए ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम विल बना के रखें। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। मम्मी दूध कितना देना? सुबह तो आई जाए, अभी तो नहीं, बस 2 किलो ही लें, कल के लिए भी जमाना पड़ेगा। आपकी अनुमति हो तो टाई खोल लूं मैं? डिब्बे में कितना है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्या? नहीं है तो फिर 4 ले लीजिए। 4 ले लें, बाकी जी। अब हम आगे अनम्यूट देखें। कर लेना पंकज जी आपको वापस। जी सर। हाँ, अनम्यूट कर लेना क्योंकि म्यूट ऑल कर रहा हूं मैं। ठीक है पंकज जी। ठीक सर। अब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि ये प्राप्त करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और इतनी सारी डिटेल लगेगी, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर की डिटेल, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपको वैल्यू ऑफ एस्टेट देनी पड़ेगी, लॉयर के थ्रू पब्लिक नोटिस बुलवाने पड़ेंगे। तो ये सब झंझट मारी से बचने के लिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि विल बना के रखें। अब हम आगे और देखेंगे इससे इसी तारतम्य में कि इंटरस्टेट में जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है बिना विल के तो आपस में बहुत सारे झगड़े होते हैं, ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी आसानी से नहीं हो पाती है, क्रॉस ओनरशिप, एक मकान में रह कोई और बेटा रहा है और बिजनेस किसी और नाम पर है। तो ये सारी चीजें जो हैं इन सब को सॉल्व करने के लिए विल बनाना जरूरी है। तो सबसे पहला जो अरेंजमेंट होता है वह विल का होता है। अब एस्टेट प्लानिंग के मोड क्या क्या हैं? एक जो हम अभी डिस्कस करेंगे विल हो गया, दूसरा जॉइंट होल्डिंग या नॉमिनेशन हो गए, एक एचएफ के थ्रू भी होती है, और एक प्राइवेट ट्रस्ट का एक मैकेनिज्म होता है जिसको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्राइवेट ट्रस्ट के लिए कल का पूरा दिन स्पेशली रखा हुआ है हमने। तो ये कुछ बेसिक मोड हो गए। अब इसी मोड्स के अंदर हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे कॉमन फॉर्म, टेस्टामेंटरी विल। विल सर इतना अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये मान के चलिए कि विल हम सबको बनाना जरूरी है, चाहे कम एज हो ज्यादा एज हो, हर आदमी की विल जरूर बनी हुई होनी चाहिए। विल कैसे बनती है, क्या बनती है? तो आपको मालूम है दुनिया की सबसे मतलब अरबों खरबों डॉलर की एक विल, एक व्यक्ति होटल में बैठे बैठे टिश्यू पेपर पे बैठ के उसने विल लिख दी और अरबों खरबों रुपए उस टिश्यू पेपर पे लिखी हुई विल से पास ऑन हो गए, वो कोर्ट के अंदर प्रिवेल हुई। तो इसलिए विल कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्टैम्प पे होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। विल इज योर इंटेंशन। विल बहुत सिंपल भी हो सकती है, कोई कानून की जरूरत नहीं है। अब हम आगे इसको देखने जाएंगे तो विल के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स यूज होते हैं। नॉर्मली तो आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, पर जो लॉ की भाषा है, हम लोग क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं तो हमको समझना जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि अगर हम एक विल बना देते हैं तो नॉर्मली अगर सिंपल शब्दों में लिख दी तो हो सकता है कई बार उसकी फीस प्रोफेशनल्स को नहीं मिलती है। तो इसलिए प्रॉपर लॉ की लैंग्वेज में लिखी हुई हो तो वो दोनों के लिए, हमारे क्लाइंट के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। जो व्यक्ति विल बनाता है उसको कहते हैं टेस्टेटर, अ पर्सन मेकिंग अ विल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद जिसको उसमें प्रॉपर्टी देता है, जिसको संपत्ति मिली है, जिसको फायदा मिल रहा है, उसको बोलते हैं लीगेटी या बेनिफिशियरी। जो संपत्ति वो दे रहा है उसको कहते हैं लीगसी। जो संपत्ति को बांटने का पूरा काम करेगा, मैनेजमेंट करेगा, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटर। और अटेस्टेशन मतलब वो विटनेसेस जो साइन करते हैं कि हाँ हमारे सामने इस व्यक्ति ने विल पे साइन करी है, जो गवाही देते हैं वो गवाह हो गए, अटेस्टेशन। तो ये कुछ बेसिक टर्म हुए। इसके बाद एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जहां पर विल नहीं है या जहां पर विल में एग्जीक्यूटर नहीं है, नया एग्जीक्यूटर बनाया गया है, कोर्ट से एग्जीक्यूटर ले। सपोज एक व्यक्ति ने विल बनाई पर उसकी विल जब तक वो व्यक्ति मरता उसके पहले उसका एग्जीक्यूटर मर गया और विल में चेंज नहीं हो पाया, तो आपको कोर्ट में जाके एक एडमिनिस्ट्रेटर की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और कोर्ट आपको एडमिनिस्ट्रेटर देगा जो एग्जीक्यूटर जैसा काम करेगा, तो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। कई बार ये भी होता है साहब कि स्पेशली मुंबई के अंदर या कोलकाता, चेन्नई में यहाँ पर प्रोबेट की आवश्यकता मानी जाती है। प्रोबेट मतलब कोर्ट आपकी विल को सेटिस्फाई करके देगी कि हाँ ये विल जेन्युइन है और ये विल में जैसा लिखा हुआ है इस हिसाब से प्रॉपर्टी बटेगी, उसको कहते हैं प्रोबेट। प्रोबेट में खर्चा आता है और प्रोबेट लेना इतना आसान काम नहीं है। पर ये प्रोबेट कब लगता है? जब बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई और जो हमारा तीसरा शहर है कलकत्ता, इन तीनों शहर में प्रॉपर्टी हो या उन शहर में विल बनी हो, प्रॉपर्टी कहीं भी हो, तब प्रोबेट लगती है। इसके बाद अगर विल हमने एक बार बना दी, फिर विल में हमको कुछ चेंज करना है तो फिर पूरी नई विल फिर से बनाए, तो आदमी बोलेगा इतनी पूरी बनाओ, उसके बजाय मेरे को जो चेंज करना है वो मैं अलग से लिख दूं। तो जो विल में चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट डीड होती है जो, उसको कहा जाता है कोडिसिल। इसके बाद एक होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जहां पर एग्जीक्यूटर नहीं है तो उसमें और इंटरस्टेट डेट हुई है तो कोर्ट से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है, जिसके बेस पे संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन होता है। और एक इसी तरीके से होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, की लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में एक सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है कि ये लोग लीगल हेयर्स हैं। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो हमें समझना जरूरी है आगे का लेक्चर डिस्कशन समझने के पहले। अब यहाँ हम देखें टेस्टामेंटरी विल। तो विल में अगर कोई व्यक्ति का एक्सपायर हुआ है और विल है तो उस केस में इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। फिर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कोई लॉ एक काम नहीं आएगा। मुस्लिम्स के लिए शरीयत लॉ लगेगा, पर हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन, बाकी सबकी विल इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से गवर्न होगी। विल क्या है? एक लीगल डिक्लेरेशन है किसका? एक व्यक्ति का एग्जीक्यूशन जिसने लिखी है उसकी डेथ हो जाए। विल कितनी भी बार आप चेंज कर सकते हैं। विल कैन बी रिवोक्ड, चेंज, मॉडिफाइड एन नंबर ऑफ टाइम। आप कितनी भी बार विल को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर कहीं कोई रोक नहीं है। विल कौन बना सकता है? तो उसके लिए उस व्यक्ति का मेजर होना जरूरी है, 18 साल के ऊपर हो, साउंड माइंड हो, पागल ना हो। क्या बहरा, अंधा या डम्ब विल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, पर उनको ये होना चाहिए कि विल में क्या लिखा है ये उनको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई बहरा है, सुन नहीं सकता, तो वो देख ले। अगर अंधा नहीं है तो उसको विल सुना दी जाए, उसके बाद वो साइन करे। या कोई ऐसा है जिसको कई बार दौरे आते हैं, तो जब उसकी मेंटल स्थिति जिस समय ठीक है उस समय अगर उसने विल लिखी है तो वो विल एक्सेप्ट। ये प्रूव करना होगा कि जब ये विल लिखी गई है तब वो सेम था। देन डोमिसाइल ऑफ डिसीज। विल कहाँ लिखी है, प्रॉपर्टी कहाँ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे ये फर्क पड़ेगा अगर विल चैलेंज होती है तो किस कोर्ट में चैलेंज होगी ये जानना जरूरी है, कौन से लॉज लगेंगे। तो इसके लिए विल के लिए डोमिसाइल जानना बहुत जरूरी है उस व्यक्ति का जो एक्सपायर हुआ है। अब इसमें दो चीजें, प्रॉपर्टी या तो मूवेबल होगी या तो इमूवेबल होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस लोकेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से कोर्ट केस होगा, पर मूवेबल प्रॉपर्टी है बाकी विल में कोई भी झगड़ा टंटा है, उससे जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उसकी डोमिसाइल कहाँ थी
उसके बेसिस पे वहां के लॉज लगेंगे। अगर कोई, मैं इंदौर में रहता हूं, अगर कोई इंदौर का व्यक्ति एक्सपायर हुआ है तो उसको इंदौर की कोर्ट में विल को चैलेंज किया जा सकता है। पर इंदौर के व्यक्ति की प्रॉपर्टी सपोज राजस्थान में है, तो जयपुर में है, तो वो जयपुर के अंदर उस कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी की लोकेशन देखेंगे, और अदरवाइज मूवेबल प्रॉपर्टी या बाकी किसी और झगड़े के लिए जो डिसीज्ड व्यक्ति है उसकी लोकेशन क्या थी, उस हिसाब से कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है। देन विल क्यों बनाए? ताकि हम कंप्लीट डिस्क्रिशन कर सके, हमको प्रॉपर्टी कैसे दी गई है हमारी मर्जी के हिसाब से दें। अब किसी व्यक्ति, अवतार पिक्चर आप सबने देखी होगी राजेश खन्ना की, अब उसके बेटे दोनों नालायक थे और एक सेवक नाम का व्यक्ति था सचिन पिलगांवकर जिसने उसकी खूब सेवा की थी। तो आपने देखा उस पिक्चर के एंड में एक विल बताई है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उस सेवक, उसके नौकर को उसने दी, क्योंकि उसने उसकी सेवा की थी, कठिन समय में वो साथ था। और बेटों को 2-2 लाख रुपए उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि ठीक है, बेटों ने मुझे अपनी शक्ति याद दिलाई, अपना वो बताया, तो इसलिए भीख के रूप में 2-2 लाख रुपए बेटों को दे दिए उसने। तो बिल के थ्रू आप कंप्लीट डिस्क्रिशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, और झगड़े टंटे सक्सेशन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। और जिन्होंने आपकी सेवा की है उनको रिवॉर्ड देने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप बिल के थ्रू उनको रिवॉर्ड देके चले जाएं, ताकि ये ना हो कि उन्होंने आपकी सेवा करी और प्रॉपर्टी कोई और लेके चले जाए। और बिल आप कम उम्र में बना दें, जिस भी एज हो आप बना दें। जैसा पुनिया जी ने बताया कि बिल बनाना हमारे यहाँ टैबू माना जाता है, तो ऐसा नहीं है, बिल जरूर बना दें, क्योंकि आप जितने नंबर ऑफ टाइम बदलना चाहें आप बदल सकते हैं बिल को। तो इसलिए बिल छोटा हो बड़ा हो, अगर कोई भी मेजर है, तो जैसे पैन कार्ड बनवा लेते हैं मेजर होने के बाद में, तो वैसे ही बिल भी एक बना ली जाए। देन विल को लिख के बनाए या ओरल भी बन सकती है। तो हमारे यहाँ लिखित विल ही मान्य है, केवल 2 परिस्थितियों में ओरल विल चलती है। एक मुस्लिम में शरीयत लॉ जो होता है वो ओरल विल के लिए कहती है, और दूसरा अगर कोई सोल्जर है वो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है और वहां उसको लग रहा है कि शायद मैं मर सकता हूं, तो वो ओरल विल बोल देगा, तो उसको प्रिविलेज्ड विल कही जाती है, उसको अधिकार है प्रिविलेज्ड विल का। तो वो सोल्जर्स के लिए है, और मुस्लिम्स के लिए शरीयत लॉ के अंदर प्रावधान है कि वो ओरल विल बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद रिटर्न होना चाहिए, टाइप्ड होना चाहिए विल। मेरे खुद के हाथ से मैं अगर विल लिखता हूं तो उसको होलोग्राम विल कहा जाता है, और जिसको टाइप्ड विल है वो एक अलग होती है। तो रिटर्न विल अगर मेरी खुद के हैंडराइटिंग में होती है तो उससे उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। कई सारे केस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये हुआ है कि जब चैलेंज हुई विल, तो क्योंकि वो उसके हाथ से लिखी हुई थी, उसके हैंडराइटिंग में थी, इसलिए उसकी वैलिडिटी एक्सेप्ट की गई है। तो इसलिए रिटर्न भी ठीक है, और टाइप्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए फिर आपके नॉर्मली जब बिल बनाते हैं और बिल साइन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आजकल हर एक के मोबाइल में कैमरा है, आप फोटो खींचिए उसका, बिल साइन करते हुए खुद का फोटो खींचिए कि मैं बिल साइन कर रहा हूँ। सेल्फी लेने का हम सबको शौक है, तो एक बिल साइन करते हुए भी सेल्फी हम ले सकते हैं, और वो सेल्फी का प्रिंट आउट निकाल के हम बिल के साथ में अटैच भी करते हैं। इसके बाद बिल में कौन बेनिफिशियरीज है इनको क्लियर कट डिफाइन करना चाहिए। जब आप बिल बनाते हैं तो पहले अपने रिश्तेदार कौन कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, वाइफ, उन सब के नाम, उन सबको भी डिफाइन करिए। और विल डिटेल्ड होनी चाहिए, विल को शॉर्ट में बनाने का वो नहीं करिए। जितना जो आप लिख सकते हैं, जितना आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किसी को आप देना चाह रहे हैं तो क्योंकि उसने आपकी सेवा करी, क्यों आप देना चाह रहे हैं। या कई बार ये होता है हम किसी को नहीं देना चाहते, तो क्यों उसको नहीं देना चाह रहे हैं, ये भी अगर विल में मेंशन करेंगे तो विल चैलेंज होने टाइम इसके फायदे जरूर मिलते हैं। हम आगे देखेंगे भी कुछ केसेस में। विल में क्या क्या होना जरूरी है? डेट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लास्ट विल प्रिवेल करती है। अगर आपकी विल है, 2 विल मिली और एक में डेट नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये मेरी लास्ट विल है? तो ओनली लास्ट विल प्रिवेल, इसलिए डेट होना बहुत जरूरी है। जिसने विल लिखी है उसकी साइन या आइडेंटिफिकेशन थंब मार्क होना जरूरी है। विटनेस होना बहुत जरूरी है, और कम से कम 2 विटनेसेस होना जरूरी है। अब कौन विटनेस नहीं हो सकता? चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो विटनेस नहीं हो सकता है? ठीक है, आगे हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन विटनेस नहीं हो सकता है। इसके बाद एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना जरूरी है।
एग्जीक्यूटर नहीं हो तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी कई सारी समस्याएं होती हैं। तो एग्जीक्यूटर होना जरूरी है, और एग्जीक्यूटर हमेशा अपने से कम उम्र का रखें, क्योंकि जितना बड़ा एग्जीक्यूटर पता चला आपसे जो व्यक्ति है उसके मरने के पहले उसका एग्जीक्यूटर मर गया, फिर विल रिवाइज करना है पड़ेगा, तो ये नॉर्मली नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल्स हो गए। अब बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार, दोस्त, नौकर, सेक्रेटरी, सीए, लॉयर भी हो सकता है। हम सब जानते हैं प्रियमदा बिरला जी का जो केस हुआ जिसमें उनके सीए थे आरएम लोधा जी। आरएम लोधा जी जो थे उन्होंने उनकी सेवा की थी, तो उनके नाम सब संपत्ति लिख के चले गए। कोई स्ट्रेंजर, तो हाँ, कोई व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं या पहले एक आध बार मिले हैं, वो भी हो सकता है। मैं भी हो सकता हूँ। पुनिया जी भी आपके विल में आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी बेनिफिशियरी बना सकते हैं। पेट्स या एनिमल्स, बिल्कुल। एक यूएस के अंदर डिजाइनर थे कार्ल लेगरफील्ड। वो कार्ल लेगरफील्ड को अपनी बिल्ली से बहुत प्यार था, तो उनकी 2700 करोड़ रुपए की संपत्ति वो अपने बिल्ली के नाम पे करके चले गए। वैसे ही मुंबई के अंदर एक कपल है जिनको अपने कुत्तों से बहुत प्यार है, तो अपनी पूरी संपत्ति 5 करोड़ रुपए वो उन कुत्तों के लिए छोड़ गए हैं। पर अब कुत्तों को कैसे दें? तो कुत्ते, क्योंकि पैन कार्ड नहीं बनवा सकते, आधार कार्ड नहीं बनेगा, तो एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज उन डॉग्स को बनाए गए। तो इसलिए पेट्स या एनिमल्स भी आपके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, बेनिफिशियरी हो सकता है। अब विल में आप क्या क्या लिखेंगे? तो असेट्स तो सब लिखते हैं, पर आपका फेसबुक का पासवर्ड, ईमेल आईडी, जीमेल अकाउंट का आईडी पासवर्ड, बैंक अकाउंट के पासवर्ड, बिटकॉइन आपने ले रखा है, अब बिटकॉइन आपके पास करोड़ों अरबों के हो गए, पर आपके बच्चे अब लेना चाहते हैं, तो कैसे लें? तो उनको उसका आईडी पासवर्ड ही नहीं मालूम आपका बिटकॉइन वाले ट्रेडिंग अकाउंट का। अब किससे करते थे, क्या करते थे, आपको भी अगर नहीं मालूम, तो इसलिए ये सब बिल के अंदर ये डिटेल्स भी हम छोड़ जाएं कि इसका क्या आईडी पासवर्ड है या कहाँ आईडी पासवर्ड रखा है। किसी वेबसाइट, सिक्योर सेफ नाम की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप आईडी पासवर्ड रख सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाए तो उसकी बिल उस वेबसाइट पे भेज दो, तो वो आपको आईडी पासवर्ड बता देते हैं। तो आजकल डिजिटल असेट्स का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल टेंजिबल असेट के साथ इंटेंजिबल असेट्स के बारे में भी आपके इसके अंदर जरूर मेंशन करिए। आपका ईमेल अकाउंट है, उसमें कई सारे आपके कन्वर्सेशन हो सकते हैं, तो उसका आईडी पासवर्ड आप जीते जी तो किसी को नहीं देना चाह रहे, पर आपके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उससे डिटेल एक्सट्रैक्ट कर लें, तो उसके लिए आप बिल में मेंशन कर सकते हैं। देन एग्जीक्यूटर कौन होगा? तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आज के समय में कि कोई व्यक्ति है, हस्बैंड है तो वाइफ को एग्जीक्यूटर बना देता है, वाइफ है तो हस्बैंड को बना देती है, ताकि उसको प्रॉपर्टी आसानी से मिल सके, आसानी से उस प्रॉपर्टी को डील कर सके। सीए कंसल्टेंट, पहले तो सीए या कंसल्टेंट से उसकी कंसेंट ले लें कि वो बनना भी चाहते हैं कि नहीं आप, क्योंकि विलिंगनेस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया कि ये मेरे एग्जीक्यूटर रहेंगे और बाद में उन्होंने मना कर दिया, तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा बच्चों को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लेने, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करवाने। इसलिए अगर किसी को सीए या कंसल्टेंट या टैक्स एडवाइजर को भी अगर आप बिल में एग्जीक्यूटर बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे पहले कंसेंट ले ले और बिल में ही लिख दें कि इनकी फीस इतनी रहेगी। अगर कोई एग्जीक्यूटर बना रहे हैं तो फिर उसको फ्री में काम मत करवाएं, आप बिल के अंदर लिख के चले जाएं कि मेरी संपत्ति और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये करेंगे तो उसके लिए मेरे जो भी सीए या टैक्स एडवाइजर रहे हैं उनको मेरी संपत्ति में से इतनी फीस के रूप में दे दिए जाए, तो ये होगा तो समस्या नहीं रहेगी। प्राइमरी सेकेंडरी भी बना दें आप। कई बार ये होता है कि आपने एक एग्जीक्यूटर लिखा, पर अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो बिल बदलनी पड़ेगी, तो इसलिए लिख दें कि फलाना व्यक्ति नहीं है, तो उसके बाद ये दूसरा व्यक्ति। और अगर ये भी हो सकता है कि 3 बना दें आप एग्जीक्यूटर, और तीनों में से मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटर होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विटनेस, अब विटनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज है। विटनेस में सेक्शन 67 जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का है, होता है नॉर्मली जिसको आपने प्रॉपर्टी दी है वो विटनेस नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है कि हिंदूज या जैन के केस में और मुस्लिम के केस में, कि अगर ये जिनको बेनिफिट भी दिया है और वो आपके विटनेस भी हैं तो चलेगा, पर क्रिश्चियन हुए फॉर एग्जांपल, अगर कोई जॉर्ज पिंटो नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी बिल बनाई अपनी वाइफ के नाम पर,
और वाइफ को सब प्रॉपर्टी दे दी और विटनेस में वाइफ के साइन हो गए, तो फिर उस केस में वो वाइफ को जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है वो वॉइड हो जाएगी, और आइडियली भी जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है बेनिफिशियरी है और उसी को आप विटनेस गवाह भी बना रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसलिए ऑलवेज अवॉइड अ विटनेस एंड अ बेनिफिशियरी। विटनेस वो होना चाहिए जिसको संपत्ति में कुछ भी नहीं मिल रहा है। विटनेस कौन रहेगा? कम से कम 2 होना चाहिए। विटनेस देखा वो होना चाहिए कि उसने देखा हुआ होना चाहिए कि आपने साइन करी है, उसको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरे सामने इन्होंने साइन करी। अंदर क्या लिखा वो उसको बताने की जरूरत नहीं है, he need not know the contents of the bill, पर उसके सामने साइन होना जरूरी है, that is important। देन इसके बाद रिवोकेशन बाय मैरिज। कई बार ये होता है कि शादी के पहले एक विल बना दी हमने और उसके बाद व्यक्ति की जब शादी हो गई तो विल अपने आप खत्म हो जाती है, पर ये रूल हिंदू और मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता। हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 69 है जो कहता है कि शादी के पहले अगर कोई विल बनाई है तो वो खत्म हो जाएगी, ये हिंदू और मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट और सिख इनको एक्सेप्शन दे रखा है। तो अगर कोई क्रिश्चियन युवा था जॉर्ज पिंटो नाम का, उसने विल बनाई अपनी और विल बनाने के बाद उसकी शादी हो गई, तो शादी के बाद वो एक्सपायर हो गया और उसकी संपत्ति, सपोज उसने उसकी सिस्टर के नाम पे सारी संपत्ति लिख दी थी, अब वाइफ को सिस्टर बोल रही है कि मैं तो कुछ नहीं दूंगी तुमको, तो वाइफ उस विल को चैलेंज कर सकती है और चैलेंज करने के बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसका बंटवारा होगा, ना कि नॉर्मल जो तरीका हमने बताया कि विल के सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसकी विल इनवैलिड मान ली जाएगी। तो शादी के बाद विल इनवैलिड हो जाती है इन केस ऑफ नॉन हिंदूज एंड मुस्लिम, पर एक हिंदू के लिए भी एडवाइजेबल है कि शादी के बाद वापस एक नई विल बना दे, क्योंकि उसकी वाइफ आ गई है, वाइफ को जरूर कुछ देना चाहेगा, तो इसलिए एक शादी के बाद विल बना दे ताकि उसको कोई चैलेंज ना कर सके। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ विल की कोई जरूरत नहीं है। एक अनरजिस्टर्ड विल भी लॉ में उतनी ही वैलिड है जितनी एक रजिस्टर्ड विल है, फिर भी विल को रजिस्टर कराना चाहिए। क्यों? विल किसके पास रजिस्टर होगी? सब रजिस्टर ऑफिस चले जाइए, हार्डली 500-1000 रुपए का खर्चा भी नहीं आएगा। विल एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगी इंस्पेक्शन के लिए, पर व्यक्ति के एक्सपायरी के बाद, व्यक्ति के जीते जी उसकी सिक्योरिटी मेंटेन होगी। और रजिस्टर्ड विल है, रजिस्ट्रार के सामने आपने साइन करी है, तो उसकी जेन्युइननेस पे कोई डाउट नहीं करेगा, वो विल जो है आपकी उसका लेवल बढ़ जाता है। हाँ, रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज हो सकती है, बोल सकते हैं कि उससे जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में करी, कोवर्जन में करी, ब्ला ब्ला ब्ला, पर फिर भी रजिस्टर्ड विल है तो उसके एडवांटेजेस अपने अलग ही हैं। रजिस्टर्ड विल आपने बनाई 1 अप्रैल को, उसको रजिस्टर करा दिया 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को आपने एक अनरजिस्टर्ड कोडिसिल बना के, अनरजिस्टर्ड विल बना के चेंज किया, तो क्या प्रिवेल होगा? वो अनरजिस्टर्ड विल से जो बाद में बनी है आपकी रजिस्टर्ड विल ओवररूल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर हो या अनरजिस्टर्ड से कोई मतलब नहीं, एक अनरजिस्टर्ड विल से आप रजिस्टर्ड विल को भी चेंज कर सकते हैं। और जहां अगर कोई रजिस्टर नहीं करा रहा तो कम से कम नोटराइज तो करवा के रख ही ले। ये ध्यान रखें, नोटराइज होना ही चाहिए विल, और आइडियली तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर आप नहीं करा पा रहे तो नोटराइज करके रख लें, आपकी विल की सैंक्टिटी बढ़ जाएगी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। रजिस्टर्ड विल का एक और एडवांटेज है, हम लोग इनकम टैक्स को बहुत अच्छे से देखते हैं। इनकम टैक्स में भी अगर आप लीगल एयर सर्टिफिकेट लेते हैं, किसी को लीगल एयर रजिस्टर कराना है, अगर किसी का रिफंड आना है या रिटर्न फाइल करना है, तो उसमें रजिस्टर्ड विल को आइटम नंबर 4 पे मान्यता दे रखी है कि आप लीगल एयर सर्टिफिकेट कोर्ट से लाएं, प्रोबेट लाएं, फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से लाएं, या रजिस्टर्ड विल हो तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो इन सब के मुकाबले रजिस्टर्ड विल सबसे इजीली है, तो हम जरूर ये रजिस्टर्ड विल अपनी करवा के रख लें, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे हमको ये कह के नहीं कोसे कि अरे रजिस्टर्ड विल कर दी होती तो हमको इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद में या आपके क्लाइंट के बाद में उनके परिवार ज्यादा परेशानी न उठाना पड़े, तो विल बनाएं और विल को रजिस्टर जरूर करवा लें, जिससे कई हेडेक्स कम हो जाते हैं। अब एक बहुत अच्छा किस्सा है, जैसा मैंने आपको बताया अवतार मूवी का, तो एक महेश कुमार थे। महेश कुमार के केस में ये हुआ था कि उनको कोई प्रॉपर्टी जो है दे दी गई, और उनके पिताजी की प्रॉपर्टी उनके पिताजी ने उनको नहीं देते हुए किसी और को दे दी,
उनके बड़े भाई को पूरी प्रॉपर्टी दे दी। तो महेश कुमार ने केस लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि क्योंकि पिताजी पूरे टाइम भैया के साथ रहते थे और भैया के साथ रहते थे, भैया उनका खाने पीने की देखभाल रखता था, सब करता था, तो इसका मतलब पिताजी ने फ्री माइंड से विल नहीं करी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में करी है, और बिल बनाने के लिए फ्री माइंड होना जरूरी है। तो कोर्ट में जब ये गया तो कोर्ट ने बोला भैया अगर कोई उनके साथ में रह रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर लिया। और अगर कोई उनको धिक्कार रहा है, पिताजी का ध्यान नहीं रख रहा, तो हो सकता है पिताजी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि बड़े बेटे के नाम पे जो है, ये जो बेटा उनका ख्याल रख रहा है उसको पूरी संपत्ति दे दी, दूसरे को नहीं दी, इसमें कोई गलत नहीं है और इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे महेश कुमार के केस में। पर एक और केस नागम्मा का हुआ था, उसमें यह एस्पेक्ट आया कि अगर संपत्ति किसी छोटे बेटे को नहीं दी तो क्यों नहीं दी, कोर्ट ने ये सस्पिशन रेज किया। इसलिए हमेशा अगर आप किसी को कोई संपत्ति दे रहे हैं तो उसमें क्लियर कट विल में मेंशन कर दिया इसने मेरी बहुत सेवा करी है, और अगर किसी को नहीं दे रहे हैं तो विल में जरूर ये लिख दें, बुरा लगे तो लगे, कि इसने मेरी कोई सेवा नहीं करी और मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसको मैं ऑलरेडी जीवन में, अपने जीवन में ही बहुत कुछ दे चुका हूँ, इसलिए मैं इसके नाम कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप ये लिख दें तो झगड़े और कोर्ट के अंदर फिर उस विल को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए विल के अंदर क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए कि अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, किसी एक को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और किसी को नहीं दे रहे तो उसको क्यों नहीं दे रहे, ये भी अगर आप लिख दें तो अच्छा रहेगा। उसमें व्यक्ति फिर अगर बुरा नहीं बनना चाह रहा तो अच्छे शब्दों में लिखे कि जीवन में ही उसको मैंने बहुत कुछ दे चुका हूँ, तो इसलिए इसको मैं अब फर्दर कुछ और नहीं देना चाह रहा हूँ। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस इस तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं। अगर इस पे चैलेंज होता है तो वो भी आप ये प्रूव कर सकते हैं विल के थ्रू। देन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जॉइंट विल। हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर एक ही विल लिख दी कि हम दोनों के बाद में हमारी ये प्रॉपर्टी जो है मेरे भतीजों को मिलेगी। हस्बैंड ने लिख दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी पूरे हम मेरे और वाइफ के बाद पूरे भतीजों को मिलेगी, ये हो गई जॉइंट विल। या वाइफ ने लिख दी कि ये जो है मेरे भाई के बच्चों को मिलेगी क्योंकि वो ध्यान रख रहे थे। अब वाइफ के एक्सपायर होने के बाद जो भतीजे थे वो हस्बैंड का ध्यान नहीं रख रहे, तो हस्बैंड चाहता है कि मैं इस विल को चेंज कर दूं, पर अब वो ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये विल जब बनी थी तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों जिंदा थे, तो दोनों में से कोई एक इसको चेंज नहीं कर सकता। तो जॉइंट विल को चेंज करना है तो दोनों को मिलकर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये विल चेंज नहीं हो सकती। इसलिए एडवाइजेबल यही है कि दोनों अपनी अलग अलग विल बनाएं, हस्बैंड की भी विल अलग और वाइफ की विल अलग। पर कई बार घरों में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड को लगता है कि यार मेरे बाद मेरी वाइफ जो है, कई हाई सोसाइटी में होता है ये कि मेरी बाद मेरी वाइफ किसी और से शादी ना कर ले, या मेरी पूरी संपत्ति जो है उसके मायके वालों को या किसी और को ना दे दे। तो उसके लिए ये किया जाता है, ये म्यूचुअल विल बना के, जॉइंट विल बना के बाइंड कर दिया जाता है वाइफ को कि हस्बैंड की अगर मेजर संपत्ति है और हस्बैंड को लग रहा है कि मेरे डेथ के बाद मेरी वाइफ कहीं रीमैरिज ना कर ले, और रीमैरिज अगर करती है तो ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी मेरे घर में ही रहे, मेरे परिवार वालों को ही मिले, तो ये जॉइंट विल बना दे, ताकि हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ अगर चाहे भी तो भी जॉइंट विल को चेंज नहीं कर सकती। तो केवल ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही जॉइंट विल का यूज होता है, अदरवाइज जॉइंट विल एडवाइजेबल नहीं है। हर आदमी की एक अलग विल बनाए, और इंडिया में प्रॉपर्टी है तो इंडिया की प्रॉपर्टी के लिए अलग विल बनाए, फॉरेन की प्रॉपर्टीज है तो उसके लिए एक अलग विल बना दे, दो अलग अलग विल बनाते हैं, और विल में लिख दें कि ये विल केवल इंडियन प्रॉपर्टीज के लिए है और दूसरी विल केवल अब्रॉड की प्रॉपर्टीज के लिए। देन कई बार ये होता है कि मैंने एक विल बनाई, एक्स व्यक्ति ने विल बनाई, एक्स व्यक्ति के बेटे के नाम पे उसने सारी संपत्ति कर दी, पर उसके पहले उसका बेटा एक्सपायर हो गया, तो उस केस में उसके बेटे के जो लीगल हेयर हैं वो प्रॉपर्टी उनके डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लास 1 जिस तरीके से लिख रखा है, तो उसके बेटे के जो क्लास 1 लीगल हेयर थे उनको वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। तो अगर कोई एक्स व्यक्ति ने विल बनाई और उसका बेटे के नाम पे थी, पर बेटा एक्स व्यक्ति के पहले ही मर गया और एक्स व्यक्ति ने अपनी विल को चेंज नहीं किया, तो इस तरीके से उसका डिवोल्यूशन होगा। देन विल में क्या दिया जाता है? जो मेरी स्वअर्जित प्रॉपर्टियां हैं, जो एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस है, गिफ्ट है, वो सब दी जा सकती है। विल में क्या नहीं दिया जा सकता? टेनेंसी राइट, किराएदारी। अब मैं कहीं अवैध कब्जा करके किराएदारी का कब्जा लेके बैठा हूँ और मैं बोल दूं कि मेरे बाद में जो है ये प्रॉपर्टी
मेरी बेटी को मिले, इसको इसकी हो जाएगी ये राइट, टेनेंसी का राइट, तो वो विल नहीं कर सकते। अगर कोई मोमेडियन है तो वो अपनी पूरी संपत्ति का केवल 1/3 पोर्शन विल कर सकता है, रिमेनिंग 2/3 मुस्लिम शरीयत लॉ के हिसाब से ही बटेगा। पर अगर उसकी मृत्यु के बाद जितने भी लीगल हेयर्स हैं मुस्लिम, वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है जिस तरीके से इन्होंने दिया है हमारे अब्बा जान ने, उस हिसाब से ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है, अभी कोई मौलाना साहब जिंदा है, उन्होंने विल में लिख दिया कि ये विल जो है मेरी पूरी इस मदरसे को दे दी जाए, और उनके बच्चे हैं और उनके बच्चों से भी लिखवा लिया, कंसेंट ले ली, तो भी वो विल वैलिड नहीं है। कंसेंट ओनली ऑब्टेन्ड आफ्टर डेथ ऑफ दैट टेस्टेटर इज वैलिड। अगर उन सब बच्चों से लिखवा भी लिया, कंसेंट ले भी ली, तो भी वो इनवैलिड हो जाएगी, तो भी वो प्रॉपर्टी उस मदरसे को वो डोनेट नहीं कर सकते। ओनली कंसेंट आफ्टर ओनली द कंसेंट आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन इज वैलिड। तो इसलिए मुस्लिम लॉ में टेनेंसी राइट्स के अंदर आप प्रॉपर्टी को डिवॉल्व नहीं कर सकते, अदरवाइज बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है आप विल कर सकते हो। इवन एचएफ के अंदर आपका कोई शेयर है उसको भी आप विल कर सकते हो। विल में क्या कॉमन क्लॉजेज होते हैं? नेम, एज, एड्रेस, रिलीजन, रिवोकेशन की मेरी लास्ट विल है, इसके पहले की सारी विल में रिवोक करता हूँ, रिलेटिव की लिस्ट देना जरूरी है, एग्जीक्यूटर का नाम लिखना जरूरी है, मेरे लोन लाइबिलिटीज जो है उसका डिस्चार्ज पहले होगा, ये आएगा, उसके बाद मेरी प्रॉपर्टियां क्या क्या है जो मैं बांटना चाहता हूँ वो आएगा, रेसिडुअल एस्टेट आ जाएगी कि इसके बाद जो बचा खुचा है उसका कैसे निर्णय होगा, फिर टेस्टिमोनियम होगा, साइन होगी इसके अंदर, विल का एग्जीक्यूशन होगा, व्यक्ति के एक्सपायर होने के बाद विल एग्जीक्यूट होती है, विटनेसेस रहेंगे उसमें, और विल सेफ कस्टडी में रखी जाएगी। एक चीज और निर्णय कर लें कि हमारे एक पेपर बना के दे दें आप लोगों को, एक फॉर्मेट हम जरूर सर्कुलेट करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कि कौन सी चीजें, कितने बैंक अकाउंट है, क्या है क्या नहीं, इन सब की एक लिस्ट बना के रख लें और अपनी वाइफ को बता के रख दे या किसी रिलेटिव को कि ये चीज यहाँ पे रखी हुई है, अगर मैं नहीं रहता हूँ तो यहाँ से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ कॉमन क्लॉजेज हो गए। देन कोडिसिल, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल को अगर अमेंड करना है तो कोडिसिल से भी कर सकते हैं, नई बिल भी बना सकते हैं। कोडिसिल अनरजिस्टर्ड हो और बिल रजिस्टर्ड थी, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोडिसिल लागू होगी। देन स्टाम्प ड्यूटी, विल के ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, ये एक ट्रांसमिशन का केस है। विल एक प्लेन पेपर पे भी बन सकती है, कई बार लोग स्टाम्प ड्यूटी का इंसिस्टेंस करते हैं, पर स्टाम्प ड्यूटी पे विल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन प्रोबेट, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोबेट केवल कोर्ट का ठप्पा है कि आपकी विल जेन्युइन है, और ये प्रोबेट जो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 3 शहरों में प्रॉपर्टी हो या 3 शहरों में बिल हो तो लगती है। प्रोबेट की फीस महाराष्ट्र में 75,000 रुपए है। प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन कब होगा? तो अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है तो उसके 10 साल बाद भी आप कर सकते हो, पर अगर 3 साल से ज्यादा का डिले तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने प्रोबेट के लिए इतना लेट अप्लाई क्यों किया। अब कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति ने विल कर दी और विल में अपनी सारी संपत्ति किसी तीसरे के नाम पे कर दी, अब वो उसके बच्चे आ गए उस तीसरे के पास पहुंचे कि भैया हम तो जो है ये विल में झगड़ा करेंगे, हमको 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम ये विल को जो है चैलेंज कर देंगे। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इतनी संपत्ति मिली है और ये उसके रिश्तेदारी है तो ले जा भाई। अब वो जिसको प्रॉपर्टी मिली 2 लाख रुपए, जैसे अवतार मूवी की हम बात करें तो राजेश खन्ना का बेटा गुलशन ग्रोवर सचिन के पास गया और उसको बोला कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं विल को चैलेंज कर दूंगा पापा की। उसने बोल दिया ये ले जा। तो अब गुलशन ग्रोवर को जो 2 लाख रुपए मिले हैं विल को कंटेस्ट नहीं करने के लिए, क्या वो उसकी इनकम है? तो सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से परवेज पूनावाला का केस है, ये उसकी इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, इसमें कंसिडरेशन इज द एब्स्टिनेंस टू कंटेस्ट द विल, इसलिए वो टैक्सेबल रिसिप्ट नहीं होगा, कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। मिथ के कुछ विल के बारे में कुछ फेक रिपोर्ट, अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी फेक रिपोर्ट चल रही हैं, तो विल के लिए भी कुछ फेक रिपोर्ट है। जैसे विल स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हैंड रिटन पेपर पे हो सकती है। लीगल फॉर्मेट है विल का, कोई फॉर्मेट नहीं है, आप सिंपल शब्दों में भी लिख सकते हो। विल चेंज नहीं कर सकते, गलत बात। विल जिंदगी में 100 बार 1000 बार जितनी बार चाहो चेंज कर सकते हो, रोज की एक नई विल लिख सकते हो आप। विल उस व्यक्ति के जीते जी भी लागू की जा सकती है, नहीं, विल उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही लागू होगी। विल में बेटों को, बहू को,
वाइफ को आप छोड़ नहीं सकते, उनको देना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। विल में आपको जिसको चाहे जो चाहे वो दे दो, आप अपनी सेक्रेटरी को पूरा दे दो, वाइफ को आप कुछ नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज नहीं किया जा सकता। विल में आप जिसको चाहे जैसे चाहे उन सबको जो चाहो वो दे सकते हो, आपके चैरिटी में दे सकते हो, सर्वेंट को दे सकते हो, फ्रेंड्स को दे सकते हो। देन विल की तारीख लेना जरूरी नहीं है, ये गलत है। विल की तारीख बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसके बिना लास्ट विल कौन सी है पता नहीं चलेगा, और केवल लास्ट विल प्रिवेल करती है। अब विल और नॉमिनेशन में टंटा हो तो क्या प्रिवेल करेगा? नॉमिनेशन प्रिवेल करेगा? नहीं, विल सर्वोपरि है, नॉमिनेशन इंटरस्टेट कोई मतलब नहीं, हमेशा विल ही प्रिवेल करेगी। विल में मैरिड वुमेन, शादीशुदा महिलाएं विल कर सकती हैं या नहीं कर सकती? तो ऐसा माना जाता है कि नहीं कर सकती, पर ये गलत है, सारी शादीशुदा महिलाएं भी विल बना सकती हैं। विटनेस की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है, कम से कम 2 विटनेस होने ही चाहिए तभी वो वैलिड विल है। शादी से विल खत्म हो जाती है, सही बात है, पर ये हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्रिश्चियंस और दूसरों के लिए एप्लीकेबल है, सेक्शन 68 ऑफ हिंदू सक्सेशन। अब हम आते हैं हिंदू सक्सेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे डिस्कस करेंगे। पुनिया जी, कितना समय है सर अपने पास में अभी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सर क्वेरी मैं लेनी है जी, चल लेते हैं सर अभी। हाँ पंकज जी, मेरी तो ये इच्छा है कि थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन रहे, तो आप देख लें आपके पास कितना टाइम है। जी, तो मैं 5 मिनट में प्रयास करता हूँ कि हाँ, आप इंपॉर्टेंट चीजें 5-7 कवर कर मिनट लूँ। में कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन लंबा चलेगा, कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन तो मेरे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। तो अब हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। 100 मिनट होल्ड ऑन, क्योंकि एचयूएफ अपने आप में एक पूरा चैप्टर है अलग से, उसके ऊपर अलग से करवाएंगे। ये म्यूट है। क्योंकि एचयूएफ के फिर कुछ मेजर एस्पेक्ट हम ले लेते हैं। एचयूएफ का हाँ। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कहा जाता है, उससे ज्यादा तो ये हो गया हेडेक अनलिमिटेड फैमिली। एचयूएफ से सबसे ज्यादा हेडेक हो रहा है हम लोगों को। 10-15 दिन बाद में एक एचयूएफ पे अलग से सेशन करेंगे। आज तो आप कंटिन्यू रखें, लेकिन एक पूरा सेशन करेंगे 1.5 से 2 घंटे का। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। दूर करके छोड़ना है पंकज जी, ये हेडेक दूर करना है आपको। बिल्कुल दूर करेंगे सर, मैं तो एचयूएफ को ही दूर करने की बात पहले कहूंगा, क्योंकि एचयूएफ केवल टैक्स प्लानिंग डिवाइस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्हाइट पेपर भी आ गया है, जिसके उन्होंने ये कह दिया है कि वो एचयूएफ को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लाइंड टू गो विद एचयूएफ, हाँ, और अगर एचयूएफ में झगड़े कंटे बहुत ज्यादा होते हैं। और वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इतना सा सेक्रीफाइस हमें भी करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल हम सब तैयार हैं इसके लिए। तो अब एचयूएफ के अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज देखें, एचयूएफ बनता कब है। अब इसमें 2 चीजें हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। तो जब एक पुरुष की शादी हो जाती है तो उसका एचयूएफ बन जाता है, पर इनकम टैक्स के हिसाब से उसको कम से कम एक संतान होना जरूरी है। वो बेटा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेटी हो तो भी चलेगा, पर क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 2 को पार्टनर होने चाहिए, और वाइफ मेंबर होती है, को पार्टनर नहीं होती, इसलिए एचयूएफ नहीं कहलाए, एचयूएफ नहीं बनेगा। तो हिंदू लॉ के हिसाब से तो शादी पे एचयूएफ बन जाता है, पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसके लिए कम से कम एक संतान होना जरूरी है, तभी एचयूएफ उसका बन पाता है। इसके बाद डॉटर्स को 9/9/2005 के बाद राइट इक्वल टू सन मिल चुका है। अगर एक डॉटर है तो उसके पास पूरा अधिकार है, जितना एक बेटे का अधिकार है उतना ही एक बेटी का भी अधिकार है। अब बेटा जरूरी नहीं एल्डेस्ट सन ही करता हो, बेटी भी कर्ता बन सकती है, सबसे बड़ी बेटी है तो वो भी कर्ता बन सकती है। अब यहाँ पर अगर कोई बेटी है तो वो कर्ता बन सकती है। बेटी का बेटा मतलब नवासा है, तो क्या वो नाना जी के एचयूएफ में को पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि बेटी के बराबर राइट है बेटे के, तो बेटे का बेटा बन सकता है, तो बेटी का बेटा क्यों नहीं बन सकता? तो बेटी का बेटा भी बिल्कुल बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति के एचयूएफ है, अब उनके एक्सपायर होने के बाद उनकी बेटी मेंबर बन गई, उनकी बेटी कर्ता बन गई, वो बेटी का हस्बैंड है, तो क्या वो भी इसका मेंबर है? तो इसका अभी तक कोर्ट ने जवाब नहीं दिया, पर क्योंकि जैसे बेटे की वाइफ बहू अगर
एचयूएफ की मेंबर बन जाती है तो बेटी का हस्बैंड भी उसी लॉजिक से एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। हालांकि इसको लेके बहुत लिटिगेशन है, पर फिर भी प्लेन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो यही कहता है कि अब बेटी और बेटों के बराबर अधिकार हो गए, तो इसलिए दामाद भी अब उस एचयूएफ का मेंबर बन सकता है। एक डिसीजन आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है, जिससे पहले एचयूएफ में बहुत सारी भ्रांतियां थी कि 9/9/2005 को बाप और बेटी दोनों जिंदा होने चाहिए। इसको अब उन्होंने हटा दिया। अगर बेटी जिंदा है 9 सितंबर 2005 को, तो उसके बाद में प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार जो है बेटी का भी इक्वल अधिकार है। अब उसमें कोई बदमाशी करे छोरा कि नहीं हमने तो 9/9/2005 के पहले ही इसको पार्टीशन कर दिया था इसका, तो फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने बोला अगर पार्टीशन करा है कोई बात नहीं, ठीक है, मत दो बेटी को, पर हमको ये पार्टीशन की कॉपी दिखा दो, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ओरल पार्टीशन नहीं चलेगा। तो बेटियों के साथ इस तरीके से अन्याय नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया और विनीता शर्मा का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है, जिसने पूरी जो इस पे काई थी इन सबको हटा दिया है। तो सबसे बड़ा बेटा हो या बेटी हो वो कर्ता बन सकता है। अब यहाँ पर इनसे एक चूक ये हो गई, इन्होंने बेटी को तो अधिकार दे दिए पर बहू को अधिकार देने से चूक गए। तो बेटी कर्ता बन सकती है पर बहू कर्ता नहीं बन सकती। बेटी एचयूएफ की को पार्टनर है पर बहू को पार्टनर नहीं है। बेटी पार्टीशन डिमांड कर सकती है, बहू पार्टीशन को डिमांड नहीं कर सकती है एचयूएफ के अंदर। देन अब एक सवाल आपसे ये आता है, एक व्यक्ति की एचयूएफ थी, उसमें 3 लोग थे, वो व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसका माइनर बेटा। अब उस व्यक्ति की डेथ हो गई, माइनर कर्ता बन नहीं सकता, तो क्या उसकी वाइफ कर्ता बन सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था कि कर्ता होने के लिए को पार्टनर होना जरूरी है, और को पार्टनर जन्म से होता है, शादी से नहीं होता। तो को वाइफ मेंबर हो सकती है, को पार्टनर नहीं हो सकती। तो इस केस में फिर कर्ता कौन होगा? 3 लोग थे, फादर, मदर, सन। फादर एक्सपायर हो गए, मदर है, मतलब उसकी वाइफ है, और उसका बेटा बचा है जो माइनर है। मदर बन नहीं सकती क्योंकि वो को पार्टनर नहीं, और बेटा जो है माइनर है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया विद्यार्थी में कहा है कि बिल्कुल वो कर्ता तो नहीं बन सकती, पर गार्डियन मैनेजर संपत्ति की जरूर बन सकती है। तो इसलिए वाइफ जो है, बेटा बड़ा नहीं होता तब तक गार्डियन मैनेजर के रूप में कर्ता जैसे ही काम करेंगी। देन पार्टीशन 2 टाइप के होते हैं, फुल पार्टीशन, पार्शियल पार्टीशन। इनकम टैक्स में फुल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज है, पार्शियल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। पर पार्शियल पार्टीशन हिंदू सक्सेशन एक्ट में अभी भी अलाउड है। पार्शियल का मतलब क्या? एक एचयूएफ में 10 लोग थे, तो उसमें से 5 लोग बोले कि हम अलग होना चाहते हैं, बाकी के 5 बोले कि नहीं हम तो परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो जो 10 की एचयूएफ में 5 की रह गई उसको पार्शियल कहते हैं। एक और पार्शियल पार्टीशन क्वा प्रॉपर्टी हो सकता है कि 10 संपत्तियां थी, उसमें से कहा कि यार ये सब 10 में से 5 बांट दो और बाकी जो 5 है उसको कंटिन्यू होने दो कॉमन पूल में। तो क्वा मेंबर भी हो सकती है और क्वा प्रॉपर्टी भी पार्शियल पार्टीशन हो सकता है। अब पार्शियल पार्टीशन से होगा क्या? इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इसका मतलब क्या? अब जैसे अगर मान लीजिए रघुवीर सिंह पुनिया जी के एचयूएफ है, रघुवीर सिंह पुनिया एचयूएफ, अब उसके अंदर वो चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी बांट दें, तो वो जो प्रॉपर्टी बांट देंगे पार्शियल पार्टीशन कर देंगे, वो अलाउड है। पर इनकम टैक्स में वो प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम होगी तो उसकी क्लबिंग एचयूएफ के नाम से होगी। ये मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी अभी भी एचयूएफ की है। तो नॉर्मली अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रेंट या ऐसी कोई इनकम है तो वो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होगी। पर अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो भले ही इनकम टैक्स पार्शियल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, फिर भी बहुत ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्टीमेटली अगर पार्शियल पार्टीशन आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पार्शियल पार्टीशन कैसे होगा? ओरल भी हो सकता है, आर्बिट्रेशन में मैटर के अवार्ड से हो सकता है, एग्रीमेंट डीड ऑफ पार्टीशन से हो सकता है, या स्वीट से भी हो सकता है। देन कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, सपोज एक बड़ी एचयूएफ थी उसमें बेटा एक्सपायर हो गया, तो उसमें हर एक्सपायर पे डिमाइस पे एक नोशनल पार्टीशन मान लिया जाता है। अब बेटे ने बोला था कि 10 लोग हैं परिवार में, तो बेटे का शेयर 1/10 था। अब बेटे ने लिख दिया कि मेरा जो ये 1/10 शेयर है ये अब मेरे वाइफ को मिल जाए, या वाइफ को मिल जाए तो या मेरे को मिल जाए। तो उसका बेटा जो था उसका भी 1/10 शेयर था, तो उसका हो जाएगा 2/10 शेयर इसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से नोशनल पार्टीशन हर स्टेज पे माना जाता है।
ये नोशनल पार्टीशन सुप्रीम कोर्ट ने एम अरुमुगम वर्सेस अमन्यमल के केस में डिटरमाइन किया है कि हर स्टेज पे एक नोशनल पार्टीशन मान के उस हिसाब से आप एचयूएफ का शेयर डिसाइड करिए कि कितना शेयर। देन एचयूएफ का कैसे बनता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, कर्ता, को पार्टनर और मेंबर। को पार्टनर केवल जन्म से होता है, शादी से केवल मेंबर बना जा सकता है, को पार्टनर नहीं बना जा सकता। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, एचयूएफ में या तो आप गिफ्ट देंगे या तो एचयूएफ से गिफ्ट लेंगे। अगर एचयूएफ से गिफ्ट ले रहे हैं आप तो रिलेटिव हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, विनीत कुमार भलोटिया का डिसीजन है। पर एचयूएफ को गिफ्ट दे रहे हैं उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप एचयूएफ के मेंबर हैं तो ही एचयूएफ के हाथ में वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। रिलेटिव और मेंबर दोनों अलग अलग होता है। एक इंटरेस्टिंग केस में ये हुआ कि एक सज्जन थे सुबोध कुमार गुप्ता एचयूएफ। अब उनकी एचयूएफ में तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे आएंगे। अब उनकी माँ ने उनकी एचयूएफ को गिफ्ट दे दिया। सुबोध गुप्ता जी की माता जी ने उनको 75,000 के शेयर गिफ्ट कर दिए। तो उस केस में एचयूएफ को टैक्स लग गया। क्यों टैक्स लग गया? क्योंकि माता जी उसकी मेंबर नहीं होती, वाइफ मेंबर होती है, बच्चे को पार्टनर होते हैं, माता जी कंसिडर नहीं होती। क्योंकि एचयूएफ हमेशा नीचे होता है, जिस व्यक्ति की एचयूएफ है उसकी वाइफ और उसके नीचे जाएंगे। ऊपर एचयूएफ का कंसेप्ट नहीं होता मेंबर में, ऊपर रिलेटिव जरूर है। तो एचयूएफ माता जी को गिफ्ट जरूर दे सकती है पर माता जी एचयूएफ को गिफ्ट नहीं दे सकती क्योंकि वो उसकी मेंबर नहीं है। मूविंग अहेड तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसमें तरह तरह की भ्रांतियां हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जो 3 जनरेशन से आ रही हैं, परदादा ने दादा को दी, दादा ने पिताजी को दी है और अब वो प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है, तो वो मेरे लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के पहले की स्थिति थी। उसके बाद में तो प्रॉपर्टी हो गई कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे विल में दे दी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मेरी वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो गई है। ऐसा माना जाता है कि ऑटोमेटिकली बच्चों को मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप विल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को जिसको देना चाहे दे सकते हो, अदरवाइज आपके क्लास 1 लीगल हेयर से जले इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का अशनूर सिंह करके डिसीजन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगेंस्ट डिसीजन भी अगर आपको देखने में मिलते हैं तो वो पर इंपीरियम है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के पुराने लॉ को कंसिडर करते हुए है। पर आज के समय में इस पे कंफ्यूजन कई सारे अखबारों ने भी क्रिएट किया है। तो हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट अब ये मान के चलिए कि खत्म हो चुका है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 3 जनरेशन की है, अगर आपको वो विल के थ्रू मिल गई है, आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो फिर उसका एंसेस्ट्रल स्टेटस खत्म हो जाता है, अब वो आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन गई है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी केवल वही कंटिन्यू करेगी जो एचयूएफ के अंदर है और एचयूएफ से पार्टीशन नहीं हुआ है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पर उसके अलावा अगर आपको मिल गई है प्रॉपर्टी तो अब वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से एंसेस्ट्रल नहीं है, भले ही 4 पीढ़ियों से प्रॉपर्टी आ रही हो। जॉइंट होल्डर और नॉमिनेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है। जॉइंट होल्डर में क्या होता है, ईदर और सर्वाइवर या फॉरनर और सर्वाइवर। अब आपकी कोई भी एसेट है, बैंक खाते में जॉइंट अकाउंट अगर आपका है तो जॉइंट होल्डर है। अब उसमें भी 2, जॉइंट अकाउंट अलग होता है, जॉइंट होल्डर अलग होता है। अगर जॉइंट होल्डर है तो उस व्यक्ति के बाद वो जॉइंट होल्डर, जो जॉइंट होल्डर है आपका, उसकी वो ओनरशिप हो जाएगी। पर जॉइंट होल्डर के ऊपर भी विल है, उसका जॉइंट होल्डर का जो स्टेटस है वो तब तक ही रहेगा जब तक विल एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। एक बार विल एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद तो वो जॉइंट ओनर का नाम हटके जिस भी लेगेटी है उसके नाम से वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो जॉइंट होल्डर अंतिम सॉल्यूशन नहीं है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि जैसे कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो उसका बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो जॉइंट होल्डर का जो बेनिफिशियरी है वो बनके वो प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्टी अपने पास में ले लेगा ताकि लोगों को समस्या ना हो। सिमिलरली नॉमिनेशन का भी कंसेप्ट है कि प्रॉपर्टी व्यक्ति एक्सपायर होने के बाद तुरंत स्मूथली उसके लोगों को मिल जाए जिसको देना चाह रहा है, तो उसके लिए नॉमिनेशन का कंसेप्ट है। नॉमिनेशन हर अकाउंट में होना चाहिए, इंश्योर करें जब भी हम बिल बनाते हैं तो उसमें नॉमिनेशन चेक करें कि जितने बैंक अकाउंट की डिटेल लें और सब में नॉमिनी रजिस्टर्ड है या नहीं। ये इंश्योर करें कि बिल में जिसको वो देना चाह रहा है उसी को नॉमिनी बना दें ताकि कोई टंटा नहीं, जैसे ही नॉमिनी बना और बिल में भी उसी को है तो वो सीधे प्रॉपर्टी बहुत स्मूथली उसको मिल जाती है, समस्या नहीं आती। पर अगर नॉमिनी कोई और है और बिल में किसी और को दे दिया तो बिल प्रिवेल करेगी इसमें। सेक्शन जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है
उसके हिसाब से विल हमेशा प्रिवेल करेगी। एक सवाल ये उठता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 72 का कि शेयर अगर नॉमिनी को दे रखे हैं, शेयर जो है उसमें नॉमिनी दर्ज करा रखा है और विल में किसी और का नाम है तो क्या होगा। तो सेक्शन 72 भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही है। शक्ति येजदानी वर्सेस जयानंद सालगांवकर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है कि ये प्रॉपर्टी मिलेगी तो केवल उसी व्यक्ति को जिसके नाम पर विल है, जो नॉमिनी है, नॉमिनेशन वाला है, वो केवल कस्टोडियन कैपेसिटी में इसको होल्ड कर रहा है। और जॉइंट होल्डर भी है और नॉमिनी भी है, तो पहले जॉइंट होल्डर को मिलेगी। जब तक सारे जॉइंट होल्डर नहीं मर जाएं तब तक नॉमिनेशन ट्रिगर नहीं होता। जब सारे जॉइंट होल्डर एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद ही नॉमिनेशन ट्रिगर होता है, उसके बाद नॉमिनी को मिलेगा। और अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना है कि नॉमिनी जॉइंट होल्डर उन्हीं को बनाए जिनको हम वो प्रॉपर्टी विल में देना चाह रहे हैं। इससे बहुत सिंपल हो जाता है कंसेप्ट, ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विल, एचयूएफ, इंटेस्टेट सक्सेशन के जो मोटा मोटी सिद्धांत है इसको आपके सामने मैंने समझाने का एक प्रयास किया। उम्मीद है मैं अपने इस पे खरा उतर पाया होऊंगा। और आप सबको एडवाइस की अभी ये जो समय है कोविड का जिसमें बहुत यंग लोग भी एक्सपायर हो रहे हैं, तो विल्स जरूर बनवा लें। विल्स बनाने की वजह से और विल्स में जिनको संपत्ति देना चाह रहा है उसके अलावा विटनेस कर दें। अगर अभी क्योंकि लॉकडाउन का समय भी कई जगह चल रहा है तो अपने पड़ोसियों से साइन करा लें। पड़ोसी बोलेगा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है तो 6 फीट दूर से कर दे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, देख ले मेरे को साइन करते हुए, उसके बाद तू साइन कर देना, वह भी एक्सेप्टेबल है। सोशल 6 फीट दूर से भी अगर आपने उसको देखा है साइन करते हुए, इट इज स्टिल वैलिड। वीडियो विल भी बनाई जाती है। कई केस में क्या होता है, वीडियो पे विल बना दी जाती है, फोटो खींच लिया जाता है विल साइन करते हुए और उसको उसमें अटैच कर दिया जाता है। घर पे प्रिंटर होगा तो उससे प्रिंट आउट निकाल के लगा दें। तो इस प्रकार से विल जरूर बनाएं। विल बनाने से आप अपने जो असेसी हैं या जो आपका क्लाइंट है उसकी और उसके बाद के सर्वाइवर्स की बहुत सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रघुवीर सिंह पुनिया जी का कि उन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि इस टॉपिक के ऊपर आप सबके साथ में अपने इस अल्प ज्ञान को मैं साझा कर सका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।